This is your revision class of C language. So firstly, introduction to C language. C is a programming language developed at AT&T Bell Laboratories of USA in 1972. It was designed and written by a man named Dennis Ritchie. सो हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या करना होगा तो देखते हैं, या कैसे सीखते हैं. सी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज है जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज को समझा है या पढ़ा है. इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड बनता है. वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है. और सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक पैराग्राफ बनता है. और हम फिर स्टेप बाय स्टेप उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं. ऐसे ही सेम सी लैंग्वेज है. तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं वो आपको पढ़ने हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक. ऐसे ही सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कौन कौन से अल्फ़ाबेट हम यूज करेंगे, कौन से डिजिट यूज करेंगे, कौन से स्पेशल सिंबल्स यूज करेंगे, वो तो सबसे पहले हम उस चीज़ की स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम सीखेंगे. फिर इन कांस्टेंट या कीवर्ड्स या फिर वेरिएबल्स की हेल्प से इंस्ट्रक्शंस कैसे बनती हैं वो हम सीखेंगे. और फिर लास्ट में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से प्रोग्राम कैसे बनता है. और वो तो अगर आप कंपैरिजन करें इंग्लिश का और सी लैंग्वेज का, तो अल्फ़ाबेट यहाँ भी है फर्स्ट स्टेप में और सी लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेट है. या अल्फ़ाबेट की हेल्प से क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं. यहाँ पर अल्फ़ाबेट डिजिट और सिंबल्स की हेल्प से क्या बनाएंगे, हम कांस्टेंट बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, कीवर्ड्स बनाएंगे. यहाँ पर इंग्लिश में आप वर्ड्स की हेल्प से क्या बनाते हैं, सेंटेंस. यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट, कांस्टेंट, वेरिएबल की हेल्प से क्या बनाएंगे, इंस्ट्रक्शंस. इंग्लिश में हम सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से क्या बना लेते हैं, पैराग्राफ्स बना लेते हैं. ऐसे यहाँ पर मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस जब होंगे तो उसकी हेल्प से हम क्या बना लेंगे, एक प्रोग्राम बना लेंगे. तो सी लैंग्वेज को सीखना बड़ा ही आसान है, बशर्ते आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएं और सीखते चले जाएं. सो द क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज टू फर्स्ट लर्न द अल्फ़ाबेट्स यूज्ड इन द लैंग्वेज, देन लर्न टू कंबाइन दीज अल्फ़ाबेट टू फॉर्म वर्ड्स which in turn are combined to form sentence and sentence are combined to form paragraphs. Learning C is similar and easier. Instead of straight away learning how to write programs, we must first know what alphabets, number, special symbols are used in C language. Then how using them constant, variables and keywords are constructed. And finally how are these combined to form an instructions. A group of instructions would be combined later on to form a program. तो सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस इज ए सिंपल कमांड जो कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स और अल्फ़ाबेट की हेल्प से बना हुआ है. और उस इंस्ट्रक्शंस को हम किसको दे देते हैं, कंप्यूटर को दे देते हैं. वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट कर देता है. सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. दिस बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम form what is known as the computer instruction set, and the approach or method that is used to solve the problem is known as algorithm. वो अप्रोच जो इस इंस्ट्रक्शन सेट को सॉल्व करने के लिए लगाई जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं. या आप इसको ऐसे समझ लें
कि सपोज दैट आप किसी वर्क को कर रहे हैं, उस वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया स्टेप बाय स्टेप कि पहले काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, फोर्थ ये करना है, एंड सो ऑन। उस काम को परफॉर्म करने के लिए क्या मेथड आप अप्लाई करेंगे कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो इसका रिजल्ट बेस्ट आएगा, या ये काम ऐसे आना चाहिए कि तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वो जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। नाउ सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। In machine level language, computer only understand digital number. मशीन हमारे सिर्फ क्या समझती है? डिजिटल नंबर्स को। और डिजिटल नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज 0 and 1 in the form of 0 and 1. So instructions given to the computer is in the form of binary digit, which is difficult to implement instructions in binary code. This type of program is not portable. It is difficult to maintain and also error engaged. अगर आप किसी प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखोगे तो मशीन लेवल लैंग्वेज में तो 0-1 में होती है, तो किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जब आप लिखोगे तो उसको 0-1 की फॉर्मेट में लिखना होगा। और 0-1 की जो फॉर्मेट होती है वो यूज़र के लिए बहुत ही टिपिकल होती है। प्रोग्राम लिखना भी टिपिकल है उसमें, और प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा और उसको रीड करना भी टिपिकल है। मे भी उसमें बहुत ज़्यादा एरर भी हो जाए। असेंबली लैंग्वेज ऑन अदर हैंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका? मशीन लेवल लैंग्वेज का। दैट इज हमें 0 and 1 पर काम ना करना पड़े, हम कुछ और सिंपलेस्ट मेथड फाइंड आउट करें, तो दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लाइक वर्ड एज एडिशन के लिए एड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज करेंगे, मूवमेंट के लिए मूव यूज करेंगे, एटसेट्रा। इट इज इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड बट नॉट अंडरस्टैंड बाय द मशीन। ये हमारे लिए तो इजी हो गए, एड वर्ड लिख दिया, सम लिख दिया या मूव लिख दिया, ये हम लोगों के लिए, ह्यूमन के लिए तो इजी है क्योंकि ह्यूमन इनको रीड कर पा रहा है, बट मशीन इनको रीड नहीं कर सकती। मशीन तो हमेशा बाइनरी कोड दैट इज 0 and 1 को ही रीड करती है। सो हमें एक यहाँ पर ट्रांसलेटर की नीड होगी। सो द ट्रांसलेटर यूज्ड हेयर इज असेंबलर। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी? हमें एक असेंबलर की, which translate into machine level language. Although language is bit easier, programmer has to know low level details related to low level language. In the assembly level language, the data are stored in the computer register. ध्यान से देखिएगा, in assembly level language, the data are stored in the computer register, which varies for different computer. Hence it is not portable. Portable means आप वन कंप्यूटर का डेटा या वन कंप्यूटर से बनाया हुआ प्रोग्राम का कोड आप दूसरे अगर मशीन पर लगाएंगे या वहाँ पर चलाएंगे तो वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगी मशीन उसको। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। आप लेके उसको नहीं जा सकते, उसको रन नहीं करा सकते। सेम स्ट्रक्चर की मशीन है तो मे बी वो रन कर जाए। सो हाई लेवल लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब जो मशीन के ऊपर डिपेंड ना हो। मशीन का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज यूज कर रहे हैं या उबंटू यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, कौन सा आप यूज कर रहे हैं वो। तो दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। इट मीन्स इट इज पोर्टेबल। द लैंग्वेज इन दिस कैटेगरी इज पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन एटसेट्रा। High level language are understood by the machine, so it is need to translate by the translator into
machine level language. A translator is software which is used to translate high level language as well as low level language into machine level language. Three types of translator are there. First one is compiler, second one is interpreter, third one is assembler. Compiler and interpreter are used to convert the high level language into machine level language. The program written in high level language is known as source program, and the corresponding machine level language program is called object program. इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझिए कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किसको कहते हैं और सोर्स प्रोग्राम किसको बोलते हैं. द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम. वो प्रोग्राम जो आपने किसी एडिटर पर लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलेंगे. एंड द करस्पॉन्डिंग मशीन लेवल लैंग्वेज नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. जब आपने उस प्रोग्राम को कंपाइल करा दिया तो वो प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर परफॉर्म द सेम टास्क बट देयर वर्किंग इज डिफरेंट. कंपाइलर रीड द प्रोग्राम एट ए टाइम एंड सर्च द एरर एंड लिस्ट देम. मीन्स कंप्यूटर पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ रीड कर लेता है. रीड करने के बाद पूरे प्रोग्राम के अंदर सर्च करता है कि कौन कौन सी एरर है. सर्च करने के बाद एक लिस्ट बनाता है और इस लिस्ट को यूज़र को शो करा देता है कि इस पूरे प्रोग्राम में इतनी एरर है. जैसे कि आपने अपने सी के प्रोग्राम में देखा भी होगा कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सोर्स प्रोग्राम को जब आप कंपाइल कराते हैं तो एक एरर लिस्ट आती है. उस लिस्ट में लिखा होता है 17 एरर्स, 15 एरर, 20 एरर, इस तरीके से विद नेम ऑफ द एरर, नेम के साथ. If the programmer is error free, then it is converted into object program. अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती है तो वो सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. When program size is large, then compiler is preferred. समझिए, जब प्रोग्राम का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो तब हमें किसको प्रीफर करना चाहिए, कंपाइलर को. इसके अपोजिट जब प्रोग्राम का साइज लेस हो तो हम किसको यूज कर सकते हैं, इंटरप्रेटर को. So interpreter read only one line of the source code and convert it to the object code. If it checks error statement by statement and hence of take more time. Interpreter क्या काम करता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन रीड करता है. एक लाइन रीड की, एरर बतला दी, दूसरी लाइन रीड करी, फिर एरर बतला दी, तीसरी लाइन रीड करी, फिर एरर बतला दी. तो अगर इस तरीके से हम किसी प्रोग्राम को रीड करेंगे तो ये तो ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा टाइम लेने के कारण हम क्या कहते हैं, इट टेक मोर टाइम. नाउ असेंबलर. एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. इट टेक्स द बेसिक कमांड एंड ऑपरेशंस फ्रॉम असेंबली कोड एंड कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे structure of a C program and variables, constant, etc. Thank you.